Hello students, this is our day 23 class. In this class we will discuss the chapter valuation principles. Valuation principles में आप historical cost, current cost, realizable value और present value के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आती है historical cost. हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है कि जब हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो हम उस कॉस्ट को ही अपनी बुक्स में एंटर करेंगे जो हमने उस एसेट की दी है. वेदर इट इज़ पेड और पेएबल हमने क्रेडिट पे लिया है, लेकिन हम उसी वैल्यू को उसमें एंटर करेंगे. हाँ, उसको परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम उसमें ऐड करेंगे. देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है इट मीन्स द कॉस्ट incurred on purchase of an asset. Purchase of an asset is accounted in the books of accounts on the basis of cost incurred, whether it is paid or is payable. मतलब जिस कॉस्ट पर हमने एसेट को खरीदा है हम बुक्स में उसी में एंट्री करेंगे. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. According to these principles, assets are recorded at its historical cost or original cost incurred at the time of purchase. हमने टाइम ऑफ परचेज पे जो पेमेंट की है हम उसी से एंट्री करेंगे. देखो, मान लो हमने एक एसेट 25 लाख की खरीदी और उस पर हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ी 1,25,000. तो हमारी 26,25,000 की वो एसेट मानी जाएगी. ठीक है, जो स्टैम्प ड्यूटी दी वो भी हमने उसके ऊपर कॉस्ट इनकर किया है ना, तो वो भी हमारा इसी में ऐड होगा. इसी तरह से हमने कोई स्टॉक खरीदा 1 लाख का और 5,000 जो थे हमने उसको लाने के लिए खर्च करे, उसके ऊपर एक्सपेंसेस हैं, तो फिर वो स्टॉक की वैल्यू 1,05,000 हो जाएगी. इसी तरह से अगर हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, मान लो 15,000 की मशीनरी खरीदी, उसके लाने के चार्जेस 500 थे और इंस्टॉलेशन चार्जेस 1500 थे, तो ये सब उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे. 17,000 हो गया. तो जो भी उसको खरीदने में, ट्रांसपोर्टेशन में या जो भी फीस दी गई परचेज करने में या उसको इंस्टॉल कराने में जो भी एक्सपेंसेस आए वो हम उसमें ऐड करेंगे. अब देखिए, ऐसा क्यों होता है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही क्यों एंटर करते हैं. इससे क्या है कि रिलायबल होता है ये हमारा. हम उसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे हमेशा. अब मान लो आपने आज एक गाड़ी खरीदी 5 या 6 लाख की और दूसरे दिन उसकी वैल्यू बढ़ गई, 6.5 लाख हो गई. अब आप लोगों को ये कहोगे कि हमने 6.5 लाख की खरीदी, आप तो यही कहोगे ना हमने 6 लाख की ली. तो इसी तरह से हम भी अपने अकाउंट्स बुक्स में जो कॉस्ट हमने पे की है या पेएबल है उसी पर एंट्री करेंगे. इससे हमारे अकाउंट्स पर रिलायबिलिटी बढ़ती है और कंपेरेबल भी होते हैं. जब हम एक एसेट्स का दूसरे एसेट्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपेरेबल होंगे और जो भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो भी उस पर विश्वास करेंगे और वेरीफाइबल भी होगा. वेरीफाइबल क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास उसका एविडेंस होगा. एविडेंस क्या होगा? जो हमें बिल मिलेगा. आपको एक वाउचर अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था कि जो हमारे पास वाउचर होता है, जो इनवॉइस होता है, उसी से हम अपने स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करते हैं. तो हमारे पास एक एविडेंस है कि हमने ये सामान इतने में ख़रीदा है. तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम उसी कॉस्ट पर एंट्री करेंगे जो हमने खर्च की है, उसी पर हम जिस पर हमने एसेट खरीदी है उसी को हम बुक्स में एंटर करेंगे. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं.
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आती है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट है कि अगर हमें सेम मशीनरी या सेम एसेट अब आज की डेट में ख़रीदनी है तो उसकी जो वैल्यू अब मार्केट में होगी वो कहलाएगी करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू कॉस्ट क्या है? करंट कॉस्ट इज द करंट वैल्यू ऑफ एन एसेट टू बी रिप्लेस्ड। It means the amount would be paid to replace the asset with similar quality and type of asset. ये जेन्युइन है कि जब हमने अगर 5 साल पहले कुछ मशीनरी या कोई भी एसेट खरीदी है तो 5 इयर्स के बाद उसकी वही क्वालिटी वही टाइप में कुछ अमेंडमेंट्स भी हो जाते हैं और वो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो करंट वैल्यू करंट कॉस्ट में बताती है कि अगर हमें सेम चीज़ खरीदनी है, सेम एसेट लेनी है तो हमें अब क्या प्राइस पे करना होगा। तो इट रिफ्लेक्ट्स द करंट प्राइस ऑफ एन एसेट्स एंड मेक्स फाइनेंशियल पोजीशन मोर रियलिस्टिक। तो हमें पता चलता है कि अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और अब हम उस एसेट को ख़रीद पाएंगे या नहीं, और हमारे को डिसीज़न मेकिंग में भी इससे मदद मिलती है। इट इम्प्रूव्स फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हम आने वाले 2-3 सालों में भी उसे ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि हम उसके लिए सेव कर लें, और एस्टीमेट भी लेकर रखा जा सकता है कि इसके लिए हमें कितने और पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है, वो है बुक वैल्यू। क्या है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? जब हम कोई एसेट मशीनरी ख़रीदते हैं तो हम उसकी डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं। डेप्रिसिएशन लगाते हैं या स्ट्रेट लाइन मेथड से या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। उससे हर साल उसकी जो वैल्यू है वो कुछ % डिक्रीज़ होती जाती है और जो नई वैल्यू आ जाती है वो बुक वैल्यू कहलाती है। अब मान लीजिए एक कार या मोटरसाइकिल है, उसकी डेप्रिसिएशन तो लग रही है लेकिन उसकी जो बुक वैल्यू हमें दिख रही है वो तो है हमारी बुक्स में, लेकिन उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, तब हमें उसे बेचने के लिए वो बुक वैल्यू नहीं मिल पा रही, तो हमें उसे जितने पैसे मिलेंगे उसी में उसको बेचना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन भी आती है जिससे हमारी नेटवर्थ पर असर पड़ता है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म स्टॉक होता है जिसे हम 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारी नेटवर्थ पर इसका असर पड़ता है। जैसे अब समर कलेक्शन आजकल गारमेंट्स में बनी हुई है, अब विंटर आने वाली है, तो क्या है कि वो सोचते हैं कि हम इस कलेक्शन को जल्दी से ख़त्म करें, इसीलिए जेन्युइन सभी ब्रांड्स जो है सेल लगाते हैं और सेल जेन्युइन ही होती है। और वो ऐसा किस लिए करते हैं? अपने हाई प्राइस्ड गारमेंट्स और क्लोथ्स को लो प्राइस पर बेचते हैं वो इसीलिए क्योंकि हर कलेक्शन का कुछ साइज बचा होता है और वो सोचते हैं कि हम इसे निकाल दें क्योंकि इसको स्टोर करके रखना भी पड़ेगा और फिर अगले साल फिर नई कलेक्शन आ जाएगी तो ओल्ड कलेक्शन ये कहलाएगी। इस वजह से भी वो चाहते हैं कि हमारा जो शॉर्ट टर्म स्टॉक है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए भी किया जाता है। तो वो भी फिर बुक वैल्यू से कम पर आ जाते हैं। नेटवर्थ पर तो सबका असर पड़ता है, लेकिन ये एक मार्केट स्ट्रैटेजी है जो ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है रियलाइजेबल वैल्यू। जब हम किसी ओल्ड एसेट को बेचते हैं या जो भी स्टॉक हम बेच रहे हैं उसमें हमारे को बेचने में जो भी खर्च आएगा उसे उसमें से लेस कर दिया जाता है और तभी उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकलती है। देखो, जब एसेट खरीदी थी तो उसको ख़रीदने में जो भी खर्च आया था, चाहे स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन जो भी आया था वो हमने उसमें ऐड किया था। लेकिन जब हम बेच रहे हैं तो उसको बेचने में हमारे को जो भी एक्सपेंसेस खर्च होंगे या जो भी कमीशन हम देंगे हम उसको उसमें से लेस करेंगे। क्या है रियलाइजेबल वैल्यू? इट मीन्स नेट अमाउंट दैट इज लाइकली टू रियलाइज फ्रॉम सेलिंग द एसेट। इट इज़ द सेल वैल्यू लेस एक्सपेंसेस दैट विल बी इनकर्ड टू सेल द एसेट। मान लो एक 20 लाख की एसेट थी, हमने बेची उसको और उस पर हमने
20,000 की कमीशन दी है ब्रोकर को, ब्रोकर लेता है ना कमीशन, तो हमारी क्या कितनी रह जाएगी, इसकी वैल्यू हम जो मानेंगे कि हमें इतना पैसा मिला है, इसको हम अपना रिवेन्यू कह सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट आई उसको हम लेस करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए है, तो कंजर्वेटिव अप्रोच है, लेकिन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे रिकॉर्ड्स जो हो ट्रू पिक्चर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की दे सकें। तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो गई? नेट अमाउंट दैट इज लाइकली टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम सेलिंग द एसेट एंड एक्सपेंसेस विल बी deducted which had been incurred to sell the asset. नेक्स्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? मनी की जो हमारी फ्यूचर इनकम होगी। द वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज वर्थ मोर देन द अमाउंट इन फ्यूचर। आज की डेट में हमारे पास जो पैसे हैं उसके लिए हम फ्यूचर की इनकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये किस लिए किया जाता है? मान लो हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम ये सोच के करते हैं कि आज की डेट में अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतना रिटर्न आ रहा है और उस कुछ सालों बाद हमें इतना मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। या हम किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आज की डेट में ये जो पैसे हैं तो फ्यूचर इनकम हमारी कितनी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? एनालिसिस की वजह से, कि हम एनालिसिस करते हैं कि हम जो भी इस समय हमारे हाथ में जो भी मनी है उसका जो इनफ्लो है वो हमारे लिए अभी कितना इम्पॉर्टेंट है और बाद में कितना होगा। उसके अलावा एक फंडामेंटल कंसेप्ट भी है, डिटरमाइनिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम। मतलब इस जो अभी हमारे पास मनी है उससे हम फ्यूचर इनकम में कैसे बढ़ा सकते हैं। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा? मान लो हम सिक्योरिटीज़ में और एफडीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो हम उससे हम अपना इस समय ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें इस समय का मनी इम्पॉर्टेंस है या बाद के फ्यूचर के लिए। और इन्फ्लेशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट्स कम भी हो जाते हैं और ऐसा होने पर फिर हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैश की क्या रह जाएगी, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो आज की क्लास में हमने वैल्यूएशन प्रिंसिपल पढ़े जिसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, बुक वैल्यू, रियलाइजेबल नेट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पढ़ा। आई होप you will understand this. If you enjoyed the class, then please like, share and subscribe. Thank you for watching.